विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, हरियाणा के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी का है कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के बड़े समाज की ओर से खुला समर्थन देने का कर दिया गया है ऐलान। बताएंगे समर्थन का पत्र दे दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का गांव में किया गया पुरजोर तरीके से विरोध। बताएंगे भाजपा के प्रत्याशी को कहां पर पानी के लिए लोगों ने नहीं पूछा दोस्तों। इसी के साथ में क्या मोदी और शाह के कहने पर राहुल गांधी को धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी और हिंसा की धमकी दी जा रही है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। कांग्रेस पार्टी के नेता ने किया है बड़ा दावा और क्या झारखंड को डिवाइड करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बताएंगे संथाल को अलग करने का लगा है गंभीर आरोप दोस्तों। एक एक करके चलेंगे, सारी बड़ी अपडेट के सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के मंत्री और बड़े बड़े नेताओं के गांव में कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, यही साफ संकेत है कि हरियाणा ने परिवर्तन के लिए मूड बना लिया है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय हरियाणा के किसान जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद को लेकर पूछे गए सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि पार्टी की ओर से कोई भी मुख्यमंत्री पद का अभी दावेदार नहीं है और न ही कोई उम्मीदवार है। दरअसल दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी की ओर से यह मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है जिसके सहारे सरकार चलाई जाएगी। उन्होंने विधायक दल की मीटिंग के बाद डिसाइड किया जाएगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। सीएम के फेस को लेकर डिसीजन चुने गए विधायक लेंगे, इसमें और किसी का कोई दखल नहीं होता। कुल मिलाकर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये बातें कही है दोस्तों तो उनके साथ में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे और तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर दोस्तों ये बात तय है कि किसी एक का नाम आगे नहीं है, सब मिलकर कांग्रेस पार्टी में इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है जिसको विधायक दल के समर्थन से आगे बढ़ाया जाएगा। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों नारनौल में मंत्री अभय सिंह यादव पहुंचे थे लोगों के बीच में। उनको लगा कि लोग शायद सारी बातें भूल गए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिंचाई मंत्री का जोरदार विरोध हुआ है। अभय सिंह यादव का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक ने यहां पर पिछले 5 साल में कोई काम नहीं करवाए बल्कि 10 साल में सूद लेने नहीं आए और अब आकर यहां पर प्रचार कर रहे हैं। सिंचाई मंत्री होने के बावजूद नहर का पानी गांव तक नहीं पहुंच पाया। विरोध होने के बाद वहां पर मौजूद अन्य ग्रामीणों ने मनाने की भी कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता को लेकर लोगों में जबरदस्त तरीके का रोष देखने को मिला। दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के वकील और राज्यसभा के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने चुप्पी साध रखी है, एकदम शून्य पटक सन्नाटा देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी का कोई प्लान है और मोदी शाह ने इस प्लान को अपना समर्थन दे रखा है। यानी दोस्तों मोदी शाह के प्लान के तहत ही राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कुल मिलाकर अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले पर भाजपा, आरएसएस और मोदी को घेरा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि एकदम सही ऐसा माना जाना चाहिए, क्योंकि ना तो मोदी और ना शाह उन दोनों में के द्वारा किसी ने भी कोई खंडन नहीं किया, जबकि उनका मंत्रिमंडल का व्यक्ति राहुल गांधी को इस तरीके की धमकियां दे रहा है। दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ झारखंड के संथाल रीजन में बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे आदिवासी लोग वहां पर कम हो गए हैं। पूरी तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। इस पर हेमंत सोरेन ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि संथाल परगना क्षेत्र को झारखंड से अलग करने की योजना बना रही है भारतीय जनता पार्टी। इनका षड्यंत्र कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी का एक नेता संथाल क्षेत्र को अलग करके यूटी यानी यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग भी कर रहा था। तो अब झारखंड को डिवाइड करने का मुद्दा बनाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भाजपा को घेरा जा रहा है। हालांकि बीजेपी की ओर से इस पूरे मामले पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ना इस मामले को निगल सकती है ना उगल सकती है, क्योंकि दोनों मुद्दे पर फंस चुके हैं। साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार के कैबिनेट द्वारा बुधवार को एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें स्वीकार करने पर कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवहारिक ही नहीं है, ये लोकतंत्र और संघवाद यानी फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है। बीजेपी चुनाव के समय इसके जरिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से किए गए इस बयान पर आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं चुनावी राज्य हरियाणा की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे थे कि दलित समाज से आने वाली कांग्रेस पार्टी के नेत्री कुमारी सैलजा को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे, जबकि कांग्रेस पार्टी के हर नेता ने ऐसे किसी भी भाषण के खिलाफ टिप्पणी की थी जिससे किसी का अपमान किया जाए। खासकर कुमारी सैलजा जो बड़ी नेत्री है और दलित समाज से भी आती है, कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं ने खंडन किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला सबके सब एक ही तरीके का बयान दे रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के लोगों पर दलित विरोधी होने का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते अब बहादुरगढ़ हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर के प्रोग्राम के दौरान एससी मोर्चा के नेता को नीचे बैठने पर मजबूर किया गया। नेता को यह बात नागवार गुजरी और कुर्सी फेंककर वहां से चले गए। भाजपा दलित समाज के बराबरी का दर्जा देने के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर हरियाणा कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि मंच पर बैठने की जगह तो मिली, लेकिन नीचे बैठने के लिए कहा गया। इस पर दलित समाज के नेता बुरी तरीके से भड़क गए। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि यह जातिवादी मानसिकता का एक तरीके से प्रदर्शन किया गया है? इसका पूरी तरीके से खंडन होना चाहिए। आपको
जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को टारगेट करना बीजेपी के नेताओं का सबसे पहला काम बन गया है। यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के बाद केंद्रीय मंत्री फिर बीजेपी के सांसद भी अब राहुल गांधी को लेकर धमकी दे रहे हैं दोस्तों, हिंसा फैलाने की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी की जीव को जलाने जैसी बातें भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के एमपी अनिल बोंडे ने किया है। अनिल बोंडे के द्वारा किए गए इस टिप्पणी पर अब कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों ने इसे सहयोग नहीं बल्कि एक सोच समझकर किया गया प्रयोग के तहत देखा है, क्योंकि बार बार राहुल गांधी को लगातार टारगेट किया जा रहा है दोस्तों। गलती तो एक दो नेता से होती है, वो भी कभी कभार होती है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि एक सिलसिलेवार तरीके से बयान दिया जा रहा है राहुल गांधी को टारगेट करते हुए। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को दिल्ली पुलिस में शिकायत की है। कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत 4 नेताओं की शिकायत की है दोस्तों। माकन ने कहा कि जम्मू कश्मीर हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बीच में शांति को भंग करने के लिए जानबूझकर इस तरीके के टिप्पणियां की जा रही है। देखते हैं अब क्या मामला दर्ज किया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी रामदास अठावले राहुल गांधी के विदेश जाने पर रोक लगाने की मांग करते हुए पासपोर्ट को रद्द करने के लिए कह रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यह साफ तौर पर राहुल गांधी के विरोध में जो बयान दिया जा रहा है, यह भाजपा की मानसिकता को दिखाता है, उनके सहयोगियों की मानसिकता को उजागर करता है और जानबूझकर एक सिलसिलेवार तरीके से इस तरीके का अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अपनी राय जुले के साथ साथ जैसे ही तेजस्वी यादव प्रचार करने के लिए जगह जगह बिहार में दिखाई देने लगे हैं, लगभग सारे जिलों में उनका दौरा हो रहा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और 25 के चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। तो अब जमीन के बदले नौकरी के मामले यानी लैंड फॉर जॉब मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। आपको बता दें कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को बतौर आरोपी अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का नाम ज्यादा केस में नहीं था दोस्तों, लेकिन इस मामले में अब उनको भी समन जारी किया गया है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या चुनाव की तैयारी कर रहे तेजस्वी यादव को अब उनके चुनावी कैंपेन से ध्यान भटकाकर यहां पर ध्यान फोकस करने के लिए क्या दबाव बनाने के लिए ऐसा किया गया है? आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या इसे आप एक संयोग समझते हैं या फिर सुनियोजित तरीके से किया जा रहा एक प्रयोग समझते हैं? साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेज प्रताप यादव की ओर से एक पोस्ट किया गया और वो तस्वीर शेयर की गई है जिसमें मोदी के पैर छू रहे थे नीतीश कुमार और तेज प्रताप यादव ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी चौथी फेल इंजीनियर सीएम छूते हैं पैर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए तंज कसा गया। दोस्तों सासा वाराणसी की अदालत ने अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ प्राथमिकी वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने तर्क दिया कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति और लगभग 2000 व्यक्तियों के साथ मिलकर कथित शिवलिंग के बारे में फव्वारा बताते हुए हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। इस पूरे मामले पर दोस्तों कोर्ट की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें कोई दम नहीं है इस याचिका में और इसे खारिज कर दिया गया है। अपनी याचिका में दोनों नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। वरिष्ठ न्यायाधीश सिविल डिवीजन विनोद कुमार सिंह ने अदालत ने आरोपी पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया, यानी जज ने इसे सुनने लायक भी नहीं समझा दोस्तों याचिका को और खारिज कर दिया। आपकी जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ नया मुर्गा ज्यादा बांग देता है रवनीत सिंह बिट्टू के द्वारा जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवादित बयान दिया जाता है, इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने तंज कसा है। आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आगे आकर इन नेताओं से माफी मांगने के लिए कहना चाहिए। लोकतंत्र में हमें उम्मीद है कि इस तरीके की चीजें होंगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेटर लिखकर मोदी से कहा था कि हम आपको जन्मदिन की बधाई जरूर देते हैं, लेकिन चिंता यह है कि भाजपा के लोग राहुल गांधी के प्रति हिंसा भड़काने को लेकर दिन रात बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने के साथ ही लोगों से मुलाकात करके एक जन नेता के तौर पर उभर रहे हैं। शायद बीजेपी के लोग यही नहीं पचा पा रहे। रवनीत सिंह बिट्टू के द्वारा बार बार राहुल गांधी पर की जा रही टिप्पणी पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी, कहा नया मुर्गा ज्यादा बांग देता है, यानी जो नया मुर्गा होता है ज्यादा जोर जोर से कुकड़ू कर रहा होता है दोस्तों। यही राहुल गांधी के ऊपर दिए जा रहे रवनीत बिट्टू के बयान से जोड़कर निशाना साधा जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या रवनीत बिट्टू अपने आप को बड़ा भाजपाई साबित करने के लिए बीजेपी से 4 कदम आगे बढ़कर राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में भी है और एक सांसद भी है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा को लेकर आदेश रावल जो एक पत्रकार है, उनका दावा यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए आज की स्थिति में पार्टी 50 से 54 सीटें जीत सकती है, भाजपा 28 से 32 सीटें, इनेलो 2 से 4 सीटें, निर्दलीय 4 से 6 सीटें जीत लेते हैं। जबकि अन्य सहयोगी कह रहे हैं, यानी जो अन्य समर्थक लोग हैं वो कह रहे हैं कि 65 प्लस सीटें कांग्रेस पार्टी को आएगी। कांग्रेस को 50 से प्लस सीटें जीतनी होगी, क्योंकि सरकार अगर 5 साल चलाना है तो किसी भी ऑपरेशन कमल से बचने के लिए उनके पास मेजोरिटी से कम 10 नंबर ज्यादा होने चाहिए। इसके लिए 55 के आसपास का आंकड़ा चाहिए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगा, लेकिन चुनाव में जीत का अंतर बड़ा होना चाहिए ताकि सरकार 5 साल निडरता के साथ चलना चाहिए। साथ साथ हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचार रथ देखा गया दोस्तों। बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे इस टेम्पू में भाजपा का झंडा लगा हुआ था, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए थे, लेकिन ये जिस सड़क से गुजर रहा था ये जो ऑटो, वहां पर केवल पानी पानी दिखाई देता दोस्तों। जल भराव की बड़ी समस्या है पूरे हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव में, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार रथ का वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने लिखा कि हरियाणा में बीजेपी की प्रचार
गाड़ी अपने ही विकास में फंस गई है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। जल जमाव इतना ज्यादा है कि भाजपा की प्रचार गाड़ी से उतरकर लोगों को धक्का मारना पड़ रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, क्योंकि मानसून के टाइम में हरियाणा में भाजपा के विकास की पोल तो खुली गई है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री जो आजकल वोट लेने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनका एक पुराना वीडियो शेयर किया जा रहा है। इसमें पत्रकार हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से सवाल पूछते हैं, किसान आंदोलन में अब तक 200 किसान मारे गए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो कृषि मंत्री हंसते हुए कहते हैं कि अगर ये किसान घर पर होते तो नहीं मरते। याद रहे किसान आंदोलन में 750 प्लस किसानों की मौत हुई थी। भाजपा सरकार ने ए के बारे में संवेदना प्रकट नहीं की है। दोस्तों, जेपी दलाल के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह। हालांकि जेपी दलाल के चुनाव हारने की भी संभावनाएं काफी ज्यादा है। दोस्तों, जो भी जानकारी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से भाजपाइयों को निशाने पर लिया गया है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो फिर बांग्लादेश के साथ क्रिकेट क्यों हो रहा है? जवाब भाजपा की सरकार को देना है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी अरुण जेटली के बेटे हैं और आईसीसी के सेक्रेटरी अमित शाह के बेटे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज क्यों हो रहा है? अगर हिंदुओं पर बांग्लादेश के अंदर अटैक किए जा रहे हैं तो ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड को दिखाता है। और अगर इस तरीके का कोई माहौल कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार के दौरान बना होता तो आज भाजपा के लोग स्टेडियम में पहुंच गए होते बवाल करने के लिए और पार्लियामेंट के बाहर जोर जोर से चिल्ला रहे होते, लेट रहे होते। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की सरकार है तो एकदम चुप्पी सन्नाटा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मीडिया वाले भी कोई डिबेट डिस्कशन तो दूर की बात चर्चा करने तक को तैयार नहीं है। आपकी जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ हरियाणा को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कई सारे वादे किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा में सरकार बनने के बाद सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी और 25 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट यानी लोगों का उपचार मुफ्त किया जाएगा। उनके लिए अलग से योजना आ रही है और ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन को लागू किया जाएगा। 2 लाख परमानेंट जॉब क्रिएट किए जाएंगे, जबकि एमएसपी की गारंटी दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा 2000 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। ओल्ड एज पेंशन 6000 रुपए तक किया जाएगा। भाजपा के लोग अपनी पीठ थपथपा रहे थे 3000 करके। साथ साथ जो दिव्यांग लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, उनको 6000 रुपए का पेंशन मिलेगा और जो विडो महिलाएं हैं उनको भी 6000 रुपए के आसपास पैसे मिलेंगे और 100 यार्ड का एक लॉट भी लोगों के लिए अलॉट किया जाएगा। दोस्तों, ये पुराना वादा रहा है कांग्रेस पार्टी का हमेशा से। कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब अपने शासनकाल के अंत में चल रहे थे तब उन्होंने कई सारे लोगों को 100 गज का प्लॉट भी दिया था और अब वापस से 100 यार्ड का ये प्लॉट देने का वादा पार्टी की ओर से किया गया है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कहा अनुसूचित जाति के विभिन्न संगठनों के बड़े पदाधिकारी और सैकड़ों साथियों ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया है। एसपी छलिया जो अध्यक्ष है संत शिरोमणि श्री गुरुद्वारा रविदास महासभा हिसार के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया है। राजेश पहलवान डॉक्टर BR अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी जिंद के हैं, उन्होंने समर्थन दिया है। शिव दलाल दहिया जो अध्यक्ष है हरियाणा प्रदेश महासभा के, उन्होंने भी समर्थन किया है। धर्मवीर मदीना जो अध्यक्ष है हरियाणा प्रदेश में दलित समाज से जुड़े हुए संगठन के, उन्होंने भी समर्थन करने की बातें कही है। इसी के साथ में और भी कई सारे संगठन है जो दलित समाज से जुड़े हुए। दोस्तों, उन सभी ने मिलकर कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करके कांग्रेस पार्टी के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की गई है। दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को लोगों से समझदारी से वोट करने की अपील की थी। उमर अब्दुल्ला का बयान ये तब आया है जब सांसद इंजीनियर राशिद ने कहा कि उन्होंने भाजपा सहित किसी भी पार्टी के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, क्योंकि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए उनके समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। कि निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद से पूछा गया कि उनकी अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी AIP के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करने की कोई गुंजाइश है, तो उन्होंने कहा है कि वो भाजपा को भी समर्थन दे सकते हैं। यानी दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि AIP बीजेपी के साथ में जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का रास्ता क्लियर हो सकता है। आपको बता दें कि इंजीनियर राशिद अभी जेल में बंद है। सवाल घूम फिर कर यही है कि जेल में बंद नेताओं को जानबूझकर क्या भाजपा जेल में बंद करती है ताकि चुनाव के बाद उनको समर्थन मिल जाए। उमर अब्दुल्ला ने इसे लेकर चिंता जाहिर करते हुए समझदारी से लोगों से वोट की अपील की है। पहले चरण के वोट डाले जा चुके हैं। दोस्तों, बंपर वोट की खबर भी सामने आ रही है। साथ पिछली हरियाणा सरकार में जननायक जनता पार्टी से मंत्री रहे अनूप धाना कह रहे हैं कि उनसे गलती हुई है। ये उकलाना विधानसभा की जनता से माफी मांगेंगे। जब लाखों किसान 1 साल तक सड़कों पर खड़े रहे तब मंत्री जी सरा की मलाई चाट रहे थे। अब शुभकरण सिंह को गोली मारने पर उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो फिर जाकर कह रहे हैं कि किसानों से माफी मांगेंगे, उनसे गलती हुई है। घूम फिर का सवाल यही है दोस्तों कि फिर से मंत्री जी 1-2 महीने के लिए माफी मांग लेंगे, लोगों के बीच चले जाएंगे और फिर अगर उनको गलती से लोगों ने जिता दिया तो फिर से गायब हो जाएंगे। और किसानों का आंदोलन अगर फिर से होगा तो कोई गारंटी नहीं है कि किसानों के साथ में खड़े रहेंगे। कुल मिलाकर जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जनता इस बार मूर्ख बनेगी इनसे? आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मायावती बोली, कहा एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन उसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। मायावती की ओर से किए गए टिप्पणी पर आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं किया। साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने रिटर्न में लॉ कमीशन को लिखकर दिया था कि आपसे पहले वाले कमेटी जो बनाई
बनाई गई थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया था और इसीलिए ऐसा लगता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जा रहा है जो प्रॉब्लम अपने आप क्रिएट करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा गेम प्लान है वो रीजनल पार्टी को खत्म करने का है। ओवैसी की ओर से की गई टिप्पणी पर आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव का घमासान तेज हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर सीट को बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है। ऐसे में वो सीट को जीतकर लोकसभा की हार का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन अयोध्या यानी फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा दावा किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मिल्कीपुर सीट और अंबेडकर नगर के कटेरी सीट को जिताने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है, तो फिर सांसद कहते हैं कि हम लोगों ने भी तैयारी कर रखी है इनको वापस से यहां से हराकर भेजने का। अवधेश प्रसाद दावा करते हैं कि जितनी बार सीएम यहां पर आएंगे उतनी बार उनके 1000 वोट कम हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत बचा ले तो दुनिया में एक अजूबा माना जाएगा, बीजेपी की जमानत नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार तो दे नहीं पा रही है, कड़े मुकाबले की बात कर रही है। कड़ा मुकाबला देखा था उन्होंने, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 400 पार करेंगे, लेकिन आधे पर आकर सिमट गए हैं। साथ साथ दोस्तों चूहों ने किया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में कई सारे छेद। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है दोस्तों, और खबर ये सामने आई है कि हाल फिलहाल में मोदी सरकार ने जिस योजना को लेकर पीठ थपथपाई थी, भाजपा के छोटे से लेकर बड़े नेता केवल मोदी का गुणगान गा रहे थे और नितिन गडकरी के लिए पूरी तारीफों की पुल बांधे जा रहे थे। अब देश के सबसे लंबे और तेज रफ्तार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के अंदर क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े हो गए दोस्तों। एक्सप्रेस वे के दौसा एरिया के अंदर भंडा रेत टोल के समीप अचानक जमीन धंस गई और गहरा गड्ढा हो गया। जांच पड़ताल में सामने आया है कि चूहे या किसी अन्य जीव के बिल के कारण यहां पर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया और एक्सप्रेस वे की वो सड़क धंस गई। हालांकि ये दावे कितने सच हैं इस पर अभी कोई सच्चाई सामने नहीं आई है, लेकिन गड्ढे हो गए हैं ये जानकारी जरूर सामने आ रही है दोस्तों। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर क्या भाजपा सरकार के लोग माफी भी मांगेंगे, क्योंकि टोल टैक्स तो बढ़ा बढ़ा कर लोगों से वसूले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि टोल टैक्स केवल लोगों की मदद के लिए नहीं बल्कि लोगों को पनिश करने के लिए, उनको टॉर्चर करने के लिए वसूले जा रहे हैं, क्योंकि सड़कों की क्वालिटी तो पहले ही सवालों के घेरे में रही है दोस्तों। साथ साथ अखिलेश यादव से मिली अयोध्या की गैंग रेप पीड़िता समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने आश्वासन दिया है कि वो न्याय जरूर सुनिश्चित करेंगे। अखिलेश यादव से न्याय की गुहार लगाई गई है दोस्तों। इससे पहले जब अयोध्या में एक मामला सामने आया था समाजवादी पार्टी के नेता से जुड़ा हुआ, तब तो बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से बवाल किया था और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में भी डिबेट हुआ था, अब यहाँ पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। आपके जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहते हैं भाजपा के लोग, इस पर निशाना साधते पत्रकार सोहित बोले, कहा अगर चुनाव आयोग ने कहा था कि बारिश त्योहार के चलते महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के साथ नहीं करा सकते, इसके पास अगर एक और राज्य का चुनाव करवाने की क्षमता नहीं है इसी के पास, तो यह देश के अंदर एक साथ एक चुनाव कैसे कराएंगे? ये नौटंकी बाजी है ताकि देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा सके। ये किया जा रहा है ताकि चीन की तरह हमारे सुप्रीम लीडर भी अंत तक सुप्रीम बने रहे। लोकसभा चुनावों में लंबी कतारों को सही से संभाल नहीं सकते, अब वन नेशन वन इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। क्या आपको लगता है दोस्तों कि ये फिजिबल है, ये पॉसिबल है, ये संभावनाएं कभी भी दूर दूर तक आप दिखाई दे रही है कि भारत के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है? क्योंकि 100 करोड़ से कम वोटर तो है नहीं भारत के अंदर। जब लोकसभा के इलेक्शन इतने फेज में कराए जाते हैं तो फिर अब विधानसभा के चुनाव के लिए कितने और फेज करवाने पड़ेंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों। और हर जगह की ज्योग्राफी अलग तरीके की है। साथ साथ विनेश फोगाट बोली का हाथ का निशान थप्पड़ का काम करेगा। 5 तारीख को ये थप्पड़ दिल्ली में जाकर लगेगा। 10 साल में जो अपमान हुआ है उसका बदला लेना है। विनेश फोगाट जुलाना से मैदान में उतरी हुई है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हाथ का बटन दबने का मतलब दिल्ली में थप्पड़ लगना है। आप लोग जानते हैं कि किसको थप्पड़ लगने की बातें चल रही है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से पहलवानों को तरसाया गया था, तड़पाया गया था और न्याय के नाम पर केवल उन्हें गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, और इसके बाद भी बीजेपी के नेता के खिलाफ कुछ उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई जो उम्मीद लोग कर रहे थे। तो अब चुनावी मैदान में उतर कर ही एक पॉलिटिकल तरीके से जवाब देने का मामला है। साथ साथ अखिलेश यादव बोले का सरेआम ठोको फोर्स के तैनात लोगों का आंकड़ा बता रहा है कि तथाकथित विशेष कार्य बल यानी विकाब कुछ बलशाली प्राप्त लोगों का व्यक्तिगत दल बनकर रह गया है। जो जनसंख्या में 10% है उनको 90% तैनाती है, जो जनसंख्या में 90% है उनको 10% की तैनाती है। इसका मतलब इस बल का इस्तेमाल किए जाने का कोई खास मकसद है, इसके कारण ऐसी तैनाती हुई है। विकाब के बारे में यूं ही कहा जा सकता है बल शक्ति द्वारा बलशालियों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, लेकिन निर्बलों के खिलाफ है। कुल मिलाकर दोस्तों एसटीएफ का जो गठन किया गया है, दावा किया जा रहा है कि उसमें जो उसका स्ट्रक्चर है टोटल 21 लोगों में से मात्र पीडीए के 2 लोग हैं, यानी पिछड़ा दलित आदिवासी समाज से आने वाले अधिकारी मात्र 2 हैं। यानी कुल मिलाकर दोस्तों एसटीएफ जो बनाया जा रहा है वो भी किसी एक वर्ग के हिसाब से, किसी एक वर्ग के आधार पर बनाया जा रहा है। जो अखिलेश यादव ने 2 दिनों पहले एसटीएफ की फॉर्म बताते हुए स्पेशल ठाकुर फोर्स बताया था, शायद उसी से जोड़कर अखिलेश यादव का यह निशाना है दोस्तों। साथ साथ बीजेपी के नेता के नहीं बल्कि कई नेताओं ने आपत्तिजनक बयान दिए हैं। राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दी है, बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। राहुल गांधी जी एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए हमने पुलिस में शिकायत की है। कांग्रेस पार्टी कई वकीलों के साथ पहुंच गई थी थाने, फिर मामला दर्ज कराया गया। साथ साथ दोस्तों चाचा भतीजा बने बीजेपी के मोहर, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि गोपाल कांडा कहते हैं कि वो गठबंधन करेंगे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव के बाद। गोपाल कांडा वही जिनका जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला के चाचा और आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला के साथ में गठबंधन है, तो माना जा रहा है कि आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन भी कांडा के साथ में बीजेपी से मिल जाएगा दोस्तों। अब उनका भतीजा भी कहीं ना कहीं इशारों में कह रहा है कि वो बीजेपी
मुख्यमंत्री के साथ जाने को तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों अलग अलग गुटों को बनाया है राज्य के अंदर, जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी के वोटों को डिवाइड करने के लिए, ताकि राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला रहे और अंत में जाकर भारतीय जनता पार्टी इन दोनों के समर्थन से सरकार बना ले। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन लगातार पल पल की अपडेट के साथ पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।